जय मुनियासी, मेरी अगर आवाज़ आ रही है तो एक बार कमेंट कर दीजिए तो ताकि मैं अपनी बात रख पाऊँ। मेरी आवाज़ क्या क्लियर आ रही है? मेरी अगर आवाज़ आ रही है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आवाज़ आ रही है। अगर आवाज़ आ रही है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। अगर आवाज़ आ रही है तो कमेंट कर दीजिए। ओके। जय मुनियासी साथी, कल के बाद मैं ये नहीं सोचा था कि मुझे लाइव आने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कल मेरे लाइव आने के बाद कुछ ऐसे कारण उपस्थित हुए जिस कारण से मुझे लाइव आना पड़ा है। मैं ये जो लाइव आया हूँ वो कोई आरोप प्रत्यारोप के लिए लाइव नहीं आया हूँ, लेकिन जो कल लेटर जारी किया गया है उस लेटर को लेकर सारी सच्चाई आप लोगों के सामने रखने के लिए लाइव आया। कल जो मैं लाइव रहा वो लाइव का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि मुन्ना कुमार ध्रुव जो भारतीय युवा मोर्चा का राष्ट्रीय सह संयोजक है उसके द्वारा जो भद्दी कमेंट की गई थी उसको लेकर संगठन को, अगर मुझे यह था कि मैं लाइव आऊँगा तो उसके ज़रिए संगठन उस पर कोई कार्यवाही करेगा या ऐसे लोगों को रोका जाएगा। लेकिन आज वो लाइव आने के आज 24 घंटे हुए हैं, अभी तक कोई ऐसा कोई एक्शन हुआ ऐसा तो मुझे दिख नहीं रहा है। खैर वो अभी ऊपर छोड़ देते हैं, और मैं जो बात को लेकर मैं लाइव आया हूँ उस बात पर अपनी बात रखता हूँ। कल सोशल मीडिया में एक लेटर वायरल किया गया, और ये लेटर वायरल करने के साथ ही ये कहा गया कि अरुण जुगड़िया को राष्ट्रीय संयोजक के पद से हमने मतलब कि उसको कार्यमुक्त किया। ये लेटर कल वायरल किया गया। सबसे बड़ी मुझे ये दिक्कत नहीं है कि ये लेटर दिया गया है या मुझे राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटाया गया या XYZ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब मुझे राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी दी गई थी तब मेरे ही जिले के कामसेव के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो मेरे साथ थे उस समय, उनके द्वारा जब ये बात कहेगी तब मैंने सामने से ये कहा था कि मेरे जगह अगर किसी और को भी जिम्मेवारी दी जाती तो मुझे खुशी, और उस समय मैंने विजय प्रताप भारती का भी नाम दिया था कि मेरी जगह उनको भी जगह देनी चाहिए। तो पद की लालसा कभी रही नहीं और कभी पद के लिए मैंने काम नहीं किया। इवन जब जिम्मेदारी दी गई तभी भी मैंने कहा कि अगर ये जिम्मेदारी मैं लेने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर इसके लिए और किसी को भी दी जाती है तो मैं खुश रहूँगा। तो पद ले लिया गया या XYZ उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो लेटर कल जो डाला गया उससे मुझे प्रॉब्लम है। मैं कल ये लेटर क्यों वायरल किया गया, ये लेटर इसीलिए कल वायरल किया गया ताकि मैंने मुन्ना कुमार ध्रुव द्वारा जो भद्दी बातें लिखी थी उसको मैंने लीगल नोटिस इशू किया, और सोशल मीडिया में आकर इस बात को मैंने कहा कि ये चीज़ मैं अब करने जा रहा हूँ। वो सोशल मीडिया में आने के लिए मजबूर भी संगठन के ज़रिए ही मुझे होना पड़ा, क्योंकि उसके आगे भी मैंने संगठन को इसको लेकर मैंने संगठन को लिखित में जानकारी दी थी, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही दूसरे व्यक्तियों पर नहीं हुई, इसीलिए फिर मुझे कल लाइव आना पड़ा। अभी जब ये लेटर वायरल किया गया है तो ये जब लेटर वायरल किया गया तो उसको लेकर बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में मैं चाहता हूँ कि सारी बातें आपके बीच में पहले बताई जाए ताकि इसके बाद कोई और बात को क्रिएट ना किया जाए। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक के पद पर 30 अप्रैल को राकेश गायकवाड़ जी को जिम्मेदारी दी गई। जब जिम्मेदारी दी गई तब मैंने ये जानकारी संगठन को मेल के ज़रिए 30 अप्रैल को सुबह ही मैंने संगठन को मेल किया, और संगठन को मेल कर जानकारी दी कि आपने राकेश गायकवाड़ को जिम्मेदारी दी है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसका वो निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन आपने जब राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर उनको जिम्मेदारी दी है तो मैं पूर्व राष्ट्रीय संयोजक था, तो मुझे हटाने को लेकर आपको नोटिस या मुझे लेटर जारी करना होगा कि आपको राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटाया जाता है। मैंने सामने से इस चीज़ की मांग की कि मुझे राष्ट्रीय संयोजक के पद पर से आपने हटाया, इस चीज़ को लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई आपकी ओर से।
तो सबसे पहले आपको मुझे जानकारी देनी थी, उसके बाद आप हटाते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यही चीज़ जब सुबह मैंने लिखी तब उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया, तब जाकर मैंने दूसरा लेटर लिखा और वो दूसरा लेटर मैंने बामसेप सचिवालय और युवा मोर्चा का जो सचिवालय नागपुर है वहाँ मैंने वो भेजा। और इसके अंदर मैंने जो लिखा है वो मैं ये लेटर जारी नहीं करना चाहता था सोशल मीडिया में, लेकिन अब मेरी मजबूरी हुई है कि मुझे ये सोशल मीडिया में ये लेटर जारी करना अब ज़रूरी हो चुका है। ये लेटर में मैंने लिखा कि जो मुझे भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सह के पद से जो हटाया गया है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे राकेश गायकवाड़ को जो जिम्मेदारी दी गई उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, वो निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। पर मेरे कुछ सवालों के जवाब आपको देने चाहिए। इसमें पहला मैंने ये सवाल पूछा कि मुझे जब भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सह के पद से हटाया गया तो उसके पहले मुझे कोई भी कारण बताओ नोटिस क्यों नहीं दी गई। दूसरा, जब तक मुझे हटाया नहीं जाता तब तक कोई नए आदमी का एलोकेशन नहीं हो सकता है। तो 30 तारीख तक मुझे हटाने को लेकर कोई भी एलोकेशन नहीं हुआ था, तो नए आदमी को मुझे हटा बिना कैसे आप प्रस्तावित करोगे, कैसे उसको जिम्मेवारी दोगे? तो आपको सबसे पहले मुझे कारण बताओ नोटिस और कारण के साथ आपको मुझे हटाना होगा। मैंने ये संगठन को कहा और वहाँ तक कहा कि 24 घंटे का समय ये रहेगा, अगर 24 घंटे में ये सारा चीज़ नहीं होता है तो मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया में लाइव आऊँगा। मैंने 30 तारीख को ये लेटर लिखा संगठन को, लेकिन संगठन ने 30 तारीख गई, 31 गई, 1 गई, 2 गई, संगठन की ओर से कोई रिव्यू नहीं आया। लेकिन मैंने संगठन को लेकर लाइव आना नहीं समझा कि चलो ठीक है, टाइम लगने दो। और 3 तारीख को ये लेटर मुझे इशू किया गया और ये लेटर में अलग अलग बातें लिखी गई। 3 तारीख को जब ये लेटर मुझे इशू हुआ तभी भी मैंने कुछ इस पर रिएक्शन नहीं दिया। मैंने कहा कि संगठन का अगर ये निर्णय है तो वो संगठन का निर्णय मैं स्वीकार करता हूँ, अगर संगठन ने ये निर्णय लिया है। लेकिन कल जब मैंने मुन्ना कुमार ध्रुव के अगेंस्ट में जिसने एक महिला को लेकर भद्दी टिप्पणी की और मेरे चरित्र को लेकर गलत बातें कही, उस पर मैंने जब लीगल कार्यवाही करने के लिए लाइव आकर बात रखी और लीगल कार्यवाही शुरू की, तब जाकर इस लेटर को वायरल किया गया। अगर आपको ये लेटर वायरल करना था तो आप 3 तारीख को कर देते। आपने कल किया, इसका मतलब है आप मुन्ना कुमार ध्रुव को बचाने के लिए ये सारा चीज आपने खड़ा किया। आपको मुन्ना कुमार ध्रुव पर एक्शन लेना चाहिए था, उसकी जगह आपने ये वायरल कर क्या साबित करना चाहते मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी ये लेटर में जो लिखा गया है उसको मैं 1 बाय 1 मैंने जो सारे सबूत मेरे पास है उस पर वो सारे सबूतों के साथ मैं अपनी बात अब रखना चाहता हूँ। पहले ही लाइन में लिखा गया कि आपने संगठन के विस्तार हेतु अपना समय अपने राज्यों में नहीं दिया। मुझे जब जिम्मेदारी दी गई तब मैं राजस्थान में गया, जोधपुर गया, उसके बाद मुझे वापस उदयपुर गया। महाराष्ट्र के दौरे के लिए महाराष्ट्र का जो प्रदेश अध्यक्ष था उससे मेरी काफ़ी बार बात हुई और मैंने संगठन को कहा कि मुझे महाराष्ट्र में प्रचार के लिए आना है, लेकिन उसके लिए कोई अनुमति मुझे नहीं दी गई। आखिर में बिना अनुमति के जानकारी देकर मैंने मीटिंग ली। उसके बाद मैंने ही संगठन को लेटर लिखा और कहा कि मुझे यूपी में मेरी वहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष उस समय लवलेश प्रजापति था उससे बातचीत हुई थी और उनसे मेरी ये प्लानिंग भी हुई थी कि हम अलग अलग जिलों में अलग अलग तहसीलों में कैसे जाएंगे, अलग अलग मंडलों में कैसे हम युवा मोर्चा को प्रस्तावित करेंगे, क्योंकि वहाँ संगठन को बढ़ाने के लिए दिक्कतें आ रही थी। और उसको लेकर मैंने संगठन को लेटर लिखा था 17/6/2021 को। ये लेटर लिखा। ये लेटर लिखते ही मुझे ये जवाब दिया गया कि इलेक्शन के प्रचार प्रसार में अगर आपको आना है तो आप आ सकते हैं, अभी इसके लिए अगर केवल आप युवा मोर्चा के काम के लिए आना चाहते हैं तो आपको आने की अनुमति नहीं दी जाती है। मैंने सवाल किया कि क्या युवा मोर्चा पॉलिटिकल विंग्स है? क्या हमें पॉलिटिक्स के प्रचार के लिए हमें आप लोगों ने जोड़ा था? अगर पॉलिटिक्स के प्रचार के लिए नहीं जोड़ा था तो मुझ पर यह क्यों बात की जाए कि मैं पॉलिटिक्स के प्रचार के लिए आऊँ तभी आपको अनुमति होगी? और अगर आपको मुझे अनुमति नहीं देनी थी तो आप मुझे रिटर्न में दे सकते हो कि आपको अनुमति नहीं दी जाती है। मैं अपनी विंग्स को डेवलप करने की इच्छा रख रहा था और मैं ये चाहता था कि मेरी विंग्स डेवलप हो, इसीलिए मैं यूपी आना चाहता था। बिहार को लेकर मैं बार बार बात कर रहा था, बिहार का लड़का जब कॉल नहीं उठा रहा था, मैंने बार बार बात की, तब मुझे कहा गया कि बिहार में परिस्थितियाँ भी सही नहीं है, जब परिस्थितियाँ सही होगी तब आपको जाना है। झारखंड के लिए जब मैंने बात की तो मुझे कहा गया कि फिलहाल अमिताभ बौद्ध का वहाँ पर परिवर्तन यात्रा चल रही है, उसके बाद आपके लिए सोचा जाएगा।
अंत में जब मैंने ये सारी परिस्थितियाँ जब खड़ी हुई तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी एक काम किया जाता है कि फ़ोन पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे कोऑर्डिनेट किया जाए, और उसको लेकर मैं फ़ोन पर कोऑर्डिनेशन करता रहा, जिसकी जानकारी भी मैंने संगठन को लिखित रूप से दी। संगठन को लिखित रूप से मैंने ये जानकारी दी, वो भी मैंने 17/6/2021 को ये जानकारी दी, और संगठन को कहा कि मैं केवल सोशल मीडिया में काम ना कर सारे प्रदेश अध्यक्षों से मैं कोऑर्डिनेशन में हूँ। ये मुन्ना कुमार ध्रुव जो बोल रहा है ना, वो झारखंड में मैंने 2 मीटिंग ली थी, और दूसरी मीटिंग के बाद वो फुल टाइमर के लिए उसने अप्लाई किया था। अगर मेरे पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने अलग अलग राज्यों में अपना समय नहीं दिया, तो मैंने बार बार अलग अलग राज्यों को लेकर जितने भी प्रदेश अध्यक्ष है वो अगर न्यूट्रल होकर बात करे तो वो कह सकते हैं कि नहीं, इन्होंने अलग अलग राज्यों में आने के लिए कोशिश की थी। इवन राजस्थान के लोगों के लिए मैंने लास्ट महीने तक मेरी बात चल रही थी कि मैं आना चाहता हूँ। दूसरा, ये अगर मेरे पर आरोप लगाया गया मेरे पे ये आरोप लगाया गया कि आपके द्वारा विंग की कोई रिपोर्टिंग संगठन को नहीं दी गई। जब रिपोर्टिंग की बात थी तब मैंने बार बार मीटिंग में एक चीज़ को दोहराया था कि हम जो सारे विंग्स को साथ में लेकर संयुक्त कार्यक्रम घोषित करते हैं, विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा, आदिवासी छात्र संघ, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ, भारतीय विद्यार्थी छात्रावास संघ, ईर्षा, ये सारे कार्यक्रम को हम संयुक्त घोषित करते हैं। जब संयुक्त घोषित करते हैं तब हमारे कार्यकर्ता संयुक्त तौर से फील्ड में जाते हैं। जब संयुक्त तौर से हमारे कार्यकर्ता जब फील्ड में जाते हैं और रिपोर्टिंग की जब बात आती है तब कहता है विंग्स वाइज रिपोर्टिंग आपको चाहिए। मैंने संगठन को बार बार इस चीज़ को लेकर कहा कि अगर कार्यक्रम संयुक्त है तो रिपोर्टिंग भी संयुक्त ली जाए, क्योंकि जब कोई कार्यकर्ता फील्ड में फंडिंग के लिए रिपोर्टिंग के लिए जाता है तो क्या होता है, एक विद्यार्थी मोर्चा जहाँ, क्योंकि युवा मोर्चा बने हुए अभी 3 साल से ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 3-4 साल से, तो जब वो फील्ड में जाता है तो ये फिलहाल हमारी परिस्थिति थी कि हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या देश भर में कम है। तो हमारा कार्यकर्ता जब किसी के साथ जाता था तो वो विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा, अलग अलग विंग्स के लोगों के साथ जाता था। जब अलग अलग विंग्स के लोगों के साथ जाता था तो वहाँ से जो डेटा तैयार होता था तो किसके रिपोर्टिंग में गिना जाए उसको। इसीलिए संगठन को मैंने बार बार कहा कि डेटा को विंग्स वाइज ना लेकर संयुक्त तौर पर लिया जाए, ताकि हर ये चीज़ में, हर राज्य में, हर जिले में हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, और मेरे साथ अलग अलग राष्ट्रीय संयोजक भी फेस कर रहे थे। वो बोले या ना बोले, मुझे उनके ऑथेंटिकेशन की अब ज़रूरत नहीं रही है, ये फेस होता था। जिस कारण मैंने सचिवालय को कहा था कि अगर आप कार्यक्रम संयुक्त घोषित कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग को भी संयुक्त तौर से लिया जाए। दूसरा, आप पर लगातार 1 साल से भी ज़्यादा सचिवालय एवं राष्ट्र प्रभारी के संपर्क में नहीं रहने का आरोप मुझ पर लगाया। युवा मोर्चा, विद्यार्थी मोर्चा, जो हमारी सारी विंग्स है, उस विंग्स के अंदर सबसे ज़्यादा पत्र व्यवहार करने वाला आदमी मैं रहा। सबसे ज़्यादा पत्र व्यवहार मैंने किया संगठन के साथ। मैंने अपने विंग्स को बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैंने बहुत सारे आंदोलनों को लेकर संगठन में बात अपनी रखी कि हम ये आंदोलन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा यूनिट जो था वो एजुटेशनल संगठन बनाया गया था। सबसे पहले मैंने कहा कि हम महात्मा ज्योतिराव फूले की स्कूल को लेकर हम आंदोलन करना चाहते हैं, जिसे बचाने का हम आंदोलन करेंगे। और इसको लेकर मेरी भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजिका से भी मेरी बात हुई थी कि हम ये आंदोलन को तैयार करना चाहते हैं, और समय रहा तो हम संयुक्त तौर से इस आंदोलन को घोषित करेंगे। और उसको लेकर पूना में मैंने मीटिंग ली, और पूना में मीटिंग लेकर स्पॉट पे कार्यकर्ताओं को ले जा करके समझाया और कार्यकर्ताओं को तैयार किया, और उस कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी कि आपको यहाँ की रिपोर्टिंग तैयार कर वो रिपोर्टिंग देकर सचिवालय को देना है। 2 महीने तक चिल्लाता रहा उस आंदोलन के लिए मैं। उसके बाद संगठन को मैंने लिखित रूप से 24/9/2020, और उसके बाद बार बार मैंने संगठन को कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वॉल्यूम एंड स्पीचेस की जो रीप्रिंटिंग का प्रॉब्लम है वो हर स्टेट में है। बाबा साहब के वॉल्यूम एंड स्पीचेस को प्रिंटिंग बंद कर दी गई है। उस प्रिंटिंग को लेकर हम आंदोलन करना चाहते हैं, ये रीप्रिंटिंग करने का आंदोलन हम करना चाहते हैं, उसको लेकर मैंने लिखा। उसके बाद अलग अलग कार्यक्रमों में हमारे कार्यकर्ताओं को, एजुटेशनल कार्यक्रमों के दौरान हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया।
सूरत में हमारे कार्यकर्ताओं को 6 बार जेल में डाला गया। अलग अलग जिलों से मेरे पास ये समस्या आ रही थी और उसके लिए जो हमारी एडवोकेट की टीम थी वो उतना मैन पावर उनके लिए नहीं लग पा रहा था। तब मैंने संगठन को कहा कि इसके लिए अलग से विद्यार्थी और बेरोजगार मोर्चा को लीगल एडवाइज़र अलोकेट करने की परमिशन दी जाए और उसके चलते अलग अलग जिलों में अलग अलग राज्यों में ये किया गया और गुजरात में अजय मकवाना को भी जिम्मेवारी दी गई। उसके बाद जब महंगाई का मुद्दा चलने लगा, तब महंगाई का मुद्दा जब चलने लगा तब जूता मारो आंदोलन की तैयारी हमने की कि हम जूता मारो आंदोलन भी शुरू करेंगे। वहाँ से चलकर मैंने ये तक कहा कि हम साइकिलों पर निकलने के वाला आंदोलन तैयार करेंगे। जब मेरे पास बातें आ रही थी, मैं लोगों के बीच वो सारी चीज़ें सचिवालय को दिन ब दिन जानकारी दे रहा था। राजस्थान से मेरे पास बहुत सारे चीज़ें आ रही थी, वो सारी जानकारी मैं दे रहा था। राजस्थान जितने सुझाव मेरे पास आ रहे थे वो मैं दे रहा था। गुजरात के अमरेली के एक लड़का जो जिला अध्यक्ष था, उसके द्वारा मुझे जानकारी दी गई कि एट्रोसिटीज़ के केसेस में डीसी जो वहाँ का डीसीपी है वो ब्राह्मण है और डीवाईएसपी है वो ब्राह्मण है और उसके द्वारा बहुत सारे एट्रोसिटीज़ के केसेस को रफा दफा किया जाता है, जिसको लेकर उसके पास सारे सबूत है और ये सबूत वो हमें मुहैया करवाने के लिए रेडी है और इसके लिए उसकी जान को खतरा है, उसकी जान को लीगल प्रोटेक्शन के साथ कानूनी कार्यवाही करने के लिए वो रेडी है। ये मैंने जानकारी दी 2/10/2021 को। इस पर आज तक कोई रिएक्शन नहीं आया। उसके बाद हमारी विंग्स के अंदर बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जब जिम्मेदारी दी गई तो परिचय पत्रिका कोई नहीं बना पाया था। तब मैंने परिचय पत्रिका बनाकर संगठन को अलोकेट कर दी थी। उसको लेकर आज तक मुझे कहा गया कि इस पर चर्चा करते हैं, बाद में हम फील्ड में लेके जाएंगे। कार्यकर्ता मुझे कॉल करते थे कि प्रचार के लिए क्या दी जाए, परिचय पत्रिका दी जाए। परिचय पत्रिका रेडी थी, लेकिन उस पर कोई मुझे कहा गया चर्चा करेंगे, उसके बाद कोई चर्चा नहीं की गई। उसके बाद जब ये सारी परिस्थितियां खड़ी हुई, इवन दादरा नगर हवेली के अंदर भी कार्यकर्ता को अलोकेट करने के लिए मैंने लेटर लिखा और उसकी सारी जानकारी इकट्ठा की। जब ये सारी बात चल रही थी, उसी दौरान मेरे पर यह बात आना शुरू हुई कि ये सारी चीज़ आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाह, मैं राष्ट्रीय संयोजक जो बना था वो किसी की चाटुकारिता करने के लिए मैं राष्ट्रीय संयोजक नहीं बना था। मैं संगठन में कार्य बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच विचारधारा को प्रचार प्रसार करने के लिए मैं बना था। बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने ये बातें सोशल मीडिया में जो लोगों के द्वारा प्रोपोगेट की गई कि ये पद बचाने के लिए ये सब नौटंकी कर रहा है। अरे मुझे पद अगर बचाना होता तो मैं जब किसी लड़की के लिए कुछ भद्दी चीज़ें लिखी जा रही थी, मैं मैदान में नहीं उतरता, मैं चुपचाप घर में बैठता। मैं अगर पद बचाना चाहता तो मैं चुपचाप बैठता और चुपचाप बैठकर अपना पद बचाता। पद बचाने के लिए मैं पद उतरा। मैं मैदान में नहीं उतरा। उसके बाद मुझे ये और चीज कही गई। मैं और एक बात बताना चाहता हूं कि अगर ये मुझे कहा गया कि आपके द्वारा अलग अलग राज्यों में समय नहीं दिया गया, तो राष्ट्रीय संयोजकों की जो हमारी टीम थी उसमें सबसे ज़्यादा अलग अलग राज्यों में समय देने वाली इंजीनियर अमिता बौद्ध थी, जो महिलाओं के लिए पूरे देश में घूमी, महिलाओं को जोड़ा और भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ में पूरे देश में उसने तैयारी की। क्या हुआ उनके साथ? मैं किसी का पक्षधर नहीं लेना चाहता, लेकिन सवाल करना चाहता हूं। अगर मुझे ये सवाल कहा गया, मैंने तो रिटर्न में बार बार परमिशनें मांगी। बहुत सारे राष्ट्रीय संयोजक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिसका उन्होंने अपना राज्य छोड़कर क्या फील्ड किया। तो ये जो सारे सवाल उठाए गए, उसके बाद एक सवाल उठाया गया है कि आपका संगठन का प्रचार प्रसार करने का छोड़कर सोशल मीडिया में इतने सक्रिय आप कैसे हो गए। सबसे पहले जब सोशल मीडिया को, ट्विटर को लेकर सारी बातें चली, तो सबसे पहले मैं समर्थन में आया। जब सबसे पहला ट्वीट चला कि बामसेफ, आरएसएस पियर बामसेफ,
और हम लोगों ने लॉकडाउन में सारे कार्यकर्ताओं को पर्सनली कॉल करके लोगों को जोड़ा और ट्विटर के काम में जोड़ा, सोशल मीडिया के काम में जोड़ा। लेकिन जब ये और मामला आगे बढ़ा तब परिस्थितियाँ ये हुई कि विद्यार्थी व मोर्चा को जो हम लोग ने विचारधारा का प्रचार प्रसार काम करने में लगाने वाले थे, वो मैन पावर को टोटली सोशल मीडिया पर डिपेंडिंग करने का मामला चलने लगा। जब पूरा का पूरा मामला जो था वो सोशल मीडिया के अधीन चलाने की बात चलने लगी, तब मैंने विरोध किया कि कल जाकर अगर ट्विटर को बैन कर लिया गया, क्या करोगे आप? ये मैन पावर का क्या मतलब होगा? इसीलिए मैंने विरोध किया कि केवल सोशल मीडिया का मामला अगर चलाना है तो उससे विंग्सों का काम खत्म होगा और केवल सोशल मीडिया से आंदोलन नहीं चलने वाला। और अगर सोशल मीडिया के लिए काम करने वाली टीम अगर तैयार करनी है तो उसके लिए सारी की सारी विंग्सों को लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए अलग लोगों को तैयार किया जाए। ये मेरी बात कहना था। और जिसको लेकर मैं सोशल मीडिया में मैं खुद ये कहता था कि सोशल मीडिया में ही केवल हमारे लोगों को एंगेज करने वाले कार्यक्रम के साथ मैं तैयार नहीं हूँ, जिसको लेकर मैंने संगठन को भी कहा कि अगर ये कार्यक्रम चला जा रहा है तो ये कार्यक्रम के साथ मैं तैयार नहीं हूँ। और मैंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई और उसी दौरान मैंने संगठन को भी जानकारी दी कि मैं सोशल मीडिया से दूर हूँ, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं के साथ कोऑर्डिनेशन में हूँ। मैं हर प्रदेश अध्यक्ष के साथ फ़ोन पर बात करता था, हर 2 दिन में हम प्रदेश अध्यक्ष से रिपोर्टिंग की बात करते थे, हर 2 दिन में कार्यकर्ता से पूछता था आपको क्या लगता है कैसे काम बढ़ाया जा सकता है। पर मैं सोशल मीडिया में इसीलिए फिर एक्टिव हुआ जब परिस्थितियां हमारे कंट्रोल के बाहर होने लगी। उसके बाद दूसरी बात मेरे लिए लिखी गई कि आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुई उथल पुथल के बारे में प्रभारी से बिना पूछताछ किए बिना गद्दारों का समर्थन क्यों किया? अरे मैंने किसी का समर्थन नहीं किया। मैंने कहा कि किसी महिला के लिए गद्दार शब्द कितना उचित है, केवल यही बात की मैंने। और रही बात गद्दार डिक्लेयर करने की, तो हम कौन होते हैं किसी सामाजिक कार्यकर्ता को गद्दार डिक्लेयर करने वाले? मैंने केवल यही बात की, किसी महिला को लेकर जब टारगेट किया गया, जिस व्यक्ति ने 12 साल अपनी जिंदगी के लगाए संगठन को बचाने के लिए, संगठन को बढ़ाने के लिए, जब वो किसी महिला को गद्दार डिक्लेयर किया गया, तब मैं विरोध करने के लिए सामने आया कि अगर आपको लगता है कि वो आपके दिशा निर्देश के बाहर है तो आप उसको केवल निष्कासित करते। किसी महिला के लिए गद्दार शब्द यूज़ करना ये कोई सही बात नहीं थी। इस चीज़ को मैं रखने के लिए सामने आया और ये कहा गया कि वापस वही शब्द यूज़ करके ये लेटर लिखा गया। उसके बाद लिखा गया कि गुजरात प्रदेश प्रभारी के साथ स्थानिक मुद्दे पर मतभेद कायम रखकर आपने काम नहीं किया। अरे गुजरात प्रभारी के साथ ये मुद्दा लिखने से पहले आपको गुजरात प्रभारी के साथ एक बार चर्चा करनी चाहिए थी। गुजरात प्रभारी के साथ एंड समय तक मेरी बात हो रही थी। गुजरात की बॉडी जो डिक्लेयर की गई वो भी मैंने प्रस्ताव भेजा। गुजरात के जो प्रदेश अध्यक्ष जो थे वो डीमोटिवेट थे जब ये तोड़फोड़ चल रहा था, तब मैंने ही उन लोगों को मोटिवेट करके संगठन में बोला कि आप रुके रहो। ये जो भी प्रदेश अध्यक्ष गुजरात के उनसे आप पूछ सकते हैं सोशली। मैं ही लोगों को कहता रहा कि आपको जिलों में आपको मजबूत करने में ध्यान लगाना है, अभी कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है। गुजरात प्रभारी से हर मीटिंग में मेरी बात होती थी। आपने ये मुद्दा लिख दिया, वो भी गुजरात प्रभारी के बिना। अगर गुजरात प्रभारी लाइव आकर ये कह दे कि अरुण जोगड़िया ने मेरे साथ गलत बर्ताव किया और गलत बर्ताव कर मुझे कोऑर्डिनेट नहीं किया, तो मैं मान लूंगा। दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं, गुजरात में जब उथल पुथल शुरू हुई थी, तब मैंने ही संगठन के लोगों को कहा कि या तो कोई राष्ट्रीय नेतृत्व मेरे अलावा गुजरात में आए और राष्ट्रीय महासमीक्षक हो, या खुद वो आए और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने की जरूरत है। मैं बार बार 2 साल ये चीज दोहराता रहा कि गुजरात के विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, आप लोगों को गुजरात आना चाहिए। प्रभारी जी को भी ये जानकारी है, विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को ये जानकारी है, प्रकाश सिंधव को भी ये जानकारी है, जितने प्रदेश अध्यक्ष अजय मकवाना को भी ये जानकारी है कि मैं बार बार कहता रहा कि किसी ना किसी को गुजरात में आना होगा, और कोई नहीं आया। मैंने फिर वो मीटिंग लेकर कार्यकर्ताओं को समझाया और आगे बढ़ाया काम। उसका भी रिपोर्टिंग मैंने संगठन को भेजा
फिर साणंद के अंदर मोतीलाल सिंघानिया जी के द्वारा जब संगठन ने भेजा गया, उस मीटिंग में भी हमने लोगों को समझा, फिर से बॉडी गठित करके भेजा। कौन कहता है कि गुजरात के प्रभारी के साथ हमारा कोई प्रॉब्लम चल रहा था? तो ये जो चीज़ है, ये गुजरात प्रभारी से भिड़ाने वाली चीज़ है और कुछ नहीं है। मैं इसको मान्यता नहीं देता हूँ। फिर और एक बार लिखा गया रिपोर्टिंग को लेकर, जो मैंने आपको बताई, संगठन को फ्रेमवर्क को छोड़कर संगठन के निर्णय के विरोध में जाकर आपने सोशल मीडिया में काम किया। मैंने संगठन के विरोध में एक शब्द नहीं लिखा, मैंने केवल यह लिखा कि जो निर्णय लिया गया वो गलत है। तो वो कौन से फ्रेमवर्क के बाहर की बात है? मैं ये चाहता था कि किसी महिला को लेकर कोई अपमानजनक टिप्पणियां ना हो जो सोशल मीडिया में की जा रही थी, और उस समय भी उस चीज़ को लेकर भी मैंने लेटर लिखा संगठन में कि संगठन के लोगों के द्वारा जो भद्दी टिप्पणियां की जा रही है उसको बंद किया जाए। पुणे सचिवालय भी लिखा और नागपुर सचिवालय भी लिखा, लेकिन उस लेटर का कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मुझे ये कहा गया कि आपने देश भर में किसी कार्यकर्ता पदाधिकारी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं किया। अरे आज जब मुझे कार्य विमुख कर दिया गया, उसके बाद भी वो कार्यकर्ता मेरे से बातचीत कर रहे हैं, और मैं उन्हें कह रहा हूँ कि संगठन और विचारधारा किसी के बाप की मोहताज नहीं है, किसी की मोहताज नहीं है। वो संगठन और विचारधारा हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, और उसे मजबूत करने के लिए हम लगे हुए हैं। ये संघर्ष ही तो संगठन और विचारधारा के लिए है। तो ये सारी चीज़ जो लिखी गई है वो केवल बात बनाने के लिए लिखी गई है। उसके बाद लिखा गया कि सेंट्रल द्वारा दिए हुए कार्यक्रम में आपका कोई योगदान नहीं था और आप निजी समस्या दिखाकर नहीं थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेंटर के द्वारा दिए हुए सारे कार्यक्रम में मेरी उपस्थितियाँ रही है। सोशल मीडिया में आप चेक कर लो। मैं उसी कार्यक्रम में केवल नहीं जुड़ा जिस कार्यक्रम में केवल सोशल मीडिया को ज़्यादा महत्व दिया गया, और मैं पहले से मेरा ये स्टैंड था, केवल सोशल मीडिया से आंदोलन चलाने को लेकर मैं साथ में नहीं हूँ। दूसरी बात, मीटिंगों को लेकर बात की गई, तो मैं लास्ट जो मीटिंगों में मैं आना बंद किया, उस मीटिंगों में आने के पीछे मेरा कारण मैंने बताया था कि हमारी मीटिंग है, ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, उसमें हर आदमी आता है और कैडर लेने लग जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है। और वो समय अब चला गया है लॉकडाउन का, तो अब फिजिकल मीटिंगें शुरू होनी चाहिए, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग से कार्यकर्ताओं में जो सीरियसनेस थी वो ख़त्म हो रही है। और उस निर्णय के लिए मैंने कहा कि अब अगर वर्चुअल मीटिंगें की जाती है तो मैं उसके साथ नहीं हूँ। बावजूद मैं मीटिंगों में जुड़ता रहा, लास्ट 3 महीने में मीटिंगों में नहीं जुड़ पाया। उसके पीछे मेरी पर्सनल लाइफ की क्या हालत थी ये जिले के लोगों को पता है। आज मैं कहाँ जाकर खड़ा हूँ ये मेरे जिले के लोगों को पता है। उसके बाद ये कहा गया कि आपके द्वारा आपका जो कार्यकाल था वो 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया। अच्छी बात है। अभी मैं आपको सचिवालय से मुझे मीटिंग के लिए मैसेज आया, वो मैसेज का स्क्रीनशॉट जो है आपको दिखाता हूँ। ये रहा, 15 अप्रैल 2022 को मुझे सचिवालय से लेटर आया, मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा गया कि प्रमुख उपस्थिति माननीय अरुण जोगड़िया, राष्ट्रीय संयोजक BYM नई दिल्ली। अगर मेरा कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को ख़त्म हो गया था तो आपकी ही मीटिंग में 15 अप्रैल की मीटिंग में मुझे राष्ट्रीय संयोजक के नाम पर क्यों घोषित किया? जब सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें चलने लगी तभी भी सचिवालय की ओर से मेरा नाम राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर घोषित किया। ये सारी बातें कहने के पीछे मेरा मकसद ये नहीं है कि मुझे राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटाया गया, मुझे उसका ज़रा भी दुख नहीं है राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटाया गया। मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये है कि आप लोग ये जो लेटर है ये 3 तारीख को वायरल करते, मुझे दुख नहीं होता। आप लोगों ने उस समय वायरल किया जब मैंने मुन्ना कुमार ध्रुव के अगेंस्ट में एक्शन लिया, जिसने महिला को लेकर गंदी आपत्तिजनक बातें की और मेरे चरित्र को लेकर हनन करने की कोशिश की। उसके बचाव के लिए आपने ये लेटर डिक्लेयर किया। मैं उसी कारण यहाँ पर लाइव हुआ। बहुत सारे सुबह सीनियर कार्यकर्ताओं ने मुझे कॉल किया, बताया लाइव आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं लाइव तभी भी इसीलिए आया कि ये बचाव का जो काम चल रहा है ना, मैं उसके विरोध में हूँ। अगर आप लोगों के द्वारा मुन्ना कुमार ध्रुव के अगेंस्ट में एक्शन ली जाती
तो मैं लाइव नहीं आता, मैं सारी बातें नहीं रखता। इतने समय से ये सारी बातें मैं चुप ही बैठा, पर जब ये परिस्थितियां आपके द्वारा खड़ी की गई तब मैं लाइव आकर बात कर रहा हूं। दूसरी एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कल से बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने जब मुझे कॉल किया है, वो कार्यकर्ताओं के द्वारा बहुत सारी बातें मुझे की गई है। उस बातों पर मैं बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं को एक ही बात कहना चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी है। आप एक चीज़ को ध्यान रखो, हमारी लड़ाई जो है वो विचारधारा और संगठन को बचाए रखने की है। हम कहीं और भागने वाले नहीं हैं। हम संगठन की विचारधारा को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और संगठन की विचारधारा जब तक जीवित है हम ये विचारधारा को प्रचार प्रसार करने का काम करते रहेंगे। और अगर कोई गलत करेगा तो उसके विरोध में झंडा लेकर भी खड़े रहेंगे। ये बात मैं कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और वो आगे बढ़ाने के लिए ही ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि जो नए लोगों के द्वारा सोशल मीडिया में जो नौटंकी चलाई जा रही है उसको रोका जाए। और मैं एक बात यहाँ से कहना चाहता हूँ, केवल एक बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। इसके बाद जो भी परिस्थितियाँ या मेरे अगेंस्ट में जो भी अभी कार्यक्रम आपको लगाने आप लगा सकते हो। मैंने अपनी बात रख दी है। मेरे साथी कार्यकर्ता जानते हैं कि ये संगठन में, इस आंदोलन में खड़े रहने के लिए मैंने क्या खोया है। इस आंदोलन में यहाँ केवल खड़े रहने के लिए हमने क्या क्या खोया है, मेरे साथी कार्यकर्ता जानते हैं, और किस चीज़ को खोकर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो मुझे इसको किसी जाहिर मंच से कहने की ये ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो मुझे पता है, जैसे ये वीडियो कट होगा, ये वीडियो ख़त्म होगा, उसके बाद सोशल मीडिया में बहुत सारी अनप शनप बात लिखना शुरू हो जाएगा। मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन जो मुझ पर ये आरोप लगाए गए उसके साथ मैं तैयार नहीं हूँ। आप मुझे राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटाना चाहते हैं, मुझे कोई बात नहीं, संगठन का निर्णय था, मैं मान्य रखता। लेकिन गलत आरोप लगाकर आपने ये किया, वो भी प्रॉब्लम नहीं था। चलो ठीक है, गलत आरोप आपने लगाया, आपको लगा कि ये सारी चीज़ थी, तो आप 3 तारीख को ये लेटर वायरल करते। आपने मुन्ना कुमार ध्रुव को बचाने के लिए मैदान में उतरने के लिए ये लेटर वायरल किया, वो हम किसी भी हाल में सहन करने वाले नहीं हैं। और 30 तारीख तक का हमने समय दे के रखा है मुन्ना कुमार ध्रुव को जो आरोप लगा है उसको साबित करे। 30 तारीख तक अगर वो साबित नहीं करता है, उसके बाद जो कार्यवाही हमने तैयार कर ली है वो हम करेंगे। और उसके लिए भी अगर आपको सोशल मीडिया में मुझे रोकने के लिए जो प्रोपेगेंडा चलाना है आप चला सकते हैं। मैं संगठन और उद्देश्य के साथ हूँ, मैं किसी व्यक्ति के साथ नहीं, मैं किसी विशेष व्यक्ति के साथ नहीं हूँ। मैं संगठन के साथ हूँ, मैं विचारधारा के साथ हूँ। जो फाउंडर लोगों ने विचारधारा जो रखी थी संगठन की कि हम किसी व्यक्ति के साथ नहीं संगठन के साथ है, और संगठन और व्यक्ति में से अगर संगठन और विचारधारा में से किसी को बचाने की ज़रूरत पड़ी तो मैं विचारधारा के साथ हूँ। वही खापड़े साहब की विचारधारा को साथ लेकर मैं सामाजिक आंदोलन में कार्य करता रहूँगा। इसके बाद आप लोगों को मेरे लिए जो सोशल मीडिया में चलाना है चलाइए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरा मोरल नहीं तोड़ सकते, आपको जो करना है मैं आपको अनुमति देता हूँ। लेकिन एक चीज़ को याद रखिए कि आप लोग जो परिस्थितियां निर्माण कर रहे हैं उससे ज़्यादा खतरनाक परिस्थितियां आप लोगों ने समाज में और तहसीलों में पैदा कर दी है। उसको रोकें, और ये जो गलती आप बार बार दोहराने का काम कर रहे हो उसको रोकें। कार्यकर्ताओं को केवल इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ये लड़ाई लड़ेंगे। और रही बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वॉल्यूम स्पीचेस के आंदोलन की, तो उस आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं, और जल्द ही उस आंदोलन को हम पूरे गुजरात में तैयार करेंगे। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वॉल्यूम स्पीचेस को जो छपवाना सरकार ने बंद कर दिया है, उसको किसी भी हालत में हम छपवाने का काम शुरू करेंगे। और समय रहा, आने वाले समय में हम महात्मा ज्योतिराव फूले की जो स्कूल की हालत ख़राब कर दी गई है,